हेलो मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं शशांक आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके प्यारे यूट्यूब चैनल मैथ विद शशांक में। साथियों, हम लोग पढ़ाई तो अच्छे से कर ही रहे हैं। कल होली भी खेल लिए, अच्छे से खूब होली खेल लिए। अब अपने पेपर की तैयारी करने में जुट जाइए, क्योंकि एसएससी सीएचएसएल का पेपर शुरू हो गया है। इसके जस्ट बाद जैसे ही खत्म होगा एसएससी सीएचएसएल का पेपर, उसके तुरंत बाद ही आपको एमटीएस की भी डेट मिल जाएगी। पक्का है, एसएससी सीएचएसएल का पेपर खत्म हुआ नहीं, एमटीएस का पेपर शुरू हो ही जाएगा। तो आपके सामने बैक टू बैक पेपर आ रहे हैं और आप अपनी तैयारी को इतना सुदृढ़ बना लीजिए कि हर एक एग्जाम में आप क्वालिफाई कर जाएं। तो आज के पेपर जो आए हैं सभी शिफ्टों में, उन्हीं के एनालिसिस के आधार पे मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि आपको कल के पेपर में देखने को ही मिलेंगे। तो साथियों, वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले बस आपसे एक ही बात बोलूंगा कि वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना और चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाओ। आप लोग अपना सपोर्ट करते रहो, मैं आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूंगा जिससे कि आपके एग्जाम में पूरी हेल्पफुल हो। ठीक है साथियों, और आप इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्यों उसके बाद जब आप बंद करो वीडियो तो लगे कि आपको कुछ मिला है जो आपके पेपर के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन अपना है, चलिए लिखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, चलिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने लिखा गया, जो आज के पेपर आए थे बहुत अच्छा आया था। सरलीकरण से भी क्वेश्चन आए थे, प्रतिशत से भी आए थे, प्रॉफिट लॉस से भी आया था, अनुपात समानुपात से भी आए थे। सभी टॉपिकों से लगभग क्वेश्चन ऑन एवरेज पूछा था। एक दो क्वेश्चन हर टॉपिक से लेकर ही चला था। तो पहला क्वेश्चन है सरलीकरण का। इसको आप सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? सरलीकरण पढ़े हैं कि बोर्ड मास का रूल चलता है। बोर्ड मास का रूल में क्या होता है, पहले ब्रैकेट फिर ऑफ डिवाइड। क्योंकि बोर्ड मास लिखा कैसे होता है, बोर्ड मास, ये जितने लेटर लिखे हैं सबका अपने में एक मीनिंग होता है। इस बी का मतलब ब्रैकेट होता है, ओ का मतलब ऑफ होता है, यफ का मतलब डिवाइड होता है, यम का मतलब मल्टीपल होता है, ए का मतलब एडिशन और एस का मतलब सब्सट्रैक्शन होता है। जिस क्रम में ये लेटर लिखे गए हैं और उसी क्रम में हमें क्वेश्चन को सॉल्व भी करना होता है, समझ गए होंगे। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, सबसे पहले अब ब्रैकेट में सबसे पहले हम छोटा ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट, स्मॉल मीडियम लार्ज, ठीक है, जिसको करली ब्रैकेट भी कहते हैं, मझले ब्रैकेट को करली ब्रैकेट भी कहते हैं। ठीक है, चलो बाबू, तो अब सबसे पहले हम छोटा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व किया, इसके अंदर आपको कह रहा है जोड़ना है, तो इसको क्या करेंगे, जब ऐड करेंगे 3 का 1 से 3 बन जाए 3 और प्लस 1 4/3 आ जाएगा। कितना आएगा, 4/3 आएगा। तो इस नंबर के स्थान पे पूरा, अब बाकी आप इसको अब एक एक लाइन आपको सॉल्व करके बताते हैं तो पूरा लिखना पड़ेगा, नहीं तो आपका मिटा के हम निपटा देते। लेकिन अब एक एक स्टेप आपको समझा रहे हैं आप कैसे करेंगे। जब इसको 3 एकम 3 और 3 एक 4/3 आया। अब ब्रैकेट क्या हुआ, खत्म हुआ, तो यहाँ पे आ गया 4/3। अब यहाँ पे देखो दो चीजें हैं, प्लस है डिवाइड है। तो पहले हमें मझला ब्रैकेट के अंदर सॉल्व क्या करना होता है, पहले डिवाइड को, फिर मल्टीप्लाई को, फिर एडिशन को, फिर सब्सट्रैक्शन को। तो वही क्रम यहाँ पे भी करेंगे। तो 1 + 2 डिवाइड 1 + 2। अब एक चीज आप जानते हैं ना, डिवाइड जहां पे होता है उसका उल्टा कर दें, व्युत्क्रम कर दें, अपोजिट करते हैं तो मल्टीपल का चिन्ह आ जाता है, तो संख्या भी पलट जाती है, 3/4 हो गई। ये हमें आसान हो जाता है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, सॉल्व कर लिया। जब इसको सॉल्व किया, आगे बढ़ा, तो ये 1 + 2 डिवाइडेड करली ब्रैकेट 1 + 3/2 आया। अब इसको ऐड करो तो 2 एकम 2, 2 3 5 आ गया। तो 1
प्लस 2 भागे 5/2। 5/2 हो गया, ब्रैकेट खत्म हो गया। अब यहां भी हम क्या कर लेंगे, 1 प्लस 2, अब भाग के स्थान पे गुणा का चिन्ह, 2/5, तो 2 दूनी 4, तो आ गया 1 प्लस 4/5। अब हम चाहे तो ऑप्शन अगर ये दिया गया है तो इसको लिख सकते हैं 5 एकम 5, 5 4 9, 9/5। ये अपना आंसर है, ये अपना आंसर है। तो भैया सरलीकरण था, एक एक स्टेप बताना था, इसलिए इतना बड़ा क्वेश्चन गया, इतना बड़े में लगा। नहीं तो आप छोटे में भी यहीं से सॉल्व करते हुए ब्रैकेट को माइनस करते हुए जाते, क्योंकि बोर्ड पे था, हम एक एक स्टेप सॉल्व करते जाते, एक एक स्टेप मिटाते जाते, मेरा काम होता चला जाता। ठीक है, लेकिन आप लोगों को समझाना था, बताना था, इसलिए इतने बड़े को ये लगा। ठीक है, और आप जब सीख जाओगे ये क्वेश्चन आपके 10 सेकंड के अंदर, 5 सेकंड में आएगा, चुटकी बजाते ही आपके आंसर आने वाले हैं। चले भाई दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो ये क्वेश्चन a/b बराबर a/3 बराबर b/4 बराबर c/7, ये अनुपातिक क्वेश्चन है, जो भी कहिए सब में। अब इसमें क्या है भैया, जो जिसके नीचे रखा गया है वही उसका मान है। जैसे a के नीचे 3 है तो a बराबर 3 है आपका, b के नीचे 4 है तो b बराबर 4, c के नीचे 7 है तो 7। बस अब करना कुछ नहीं है, यहाँ पे मान रख दीजिए a b c, a का मान 3 प्लस 4 प्लस 7/7, 7 4 11 3 14/7, 7 दूनी 14। बहुत बार का रिपीटेड क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को बार बार पूछता है, हर क्वेश्चन इस क्वेश्चन को बार बार पूछता है। इसमें कुछ नहीं दिया होता, ऐसे दिया होता है यदि a/3 बराबर, जब बीच में बराबर का चिन्ह हो और जो भी जिसके नीचे दिया गया वही उसका मान हो जाता है, ये अनुपात में आता है। ठीक है भैया, ये अनुपात में आता है। चलिए, और ये नंबर तो आज के क्वेश्चन में नहीं था, लेकिन तृतीय अनुपात पर आधारित ही प्रश्न पूछा था। तो तृतीय अनुपात, मध्यानुपात, प्रथमानुपात, चतुर्थानुपात, ये यहां से एसएससी जीडी ने भी खूब भर भर के क्वेश्चन पूछे। अब एसएससी सीएचएसएल भी पूछ रहा, पक्का नोट कर लीजिएगा, एमटीएस में भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, एमटीएस में भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो अब करना क्या होता भैया, अब आप जानते हैं ना एक चीज कि a अनुपाते b समान अनुपाते c अनुपाते d होता है। तो बाहर बाहर का और अंदर अंदर का गुणा होता है, अंदर अंदर का गुणा बाहर बाहर का। a इंटू डी इक्वल टू बी इंटू सी, यानी बाहर की संख्याओं का गुणनफल अंदर की संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, अब आपसे पूछा है क्या, तृतीय अनुपात पूछा है। क्या पूछा है, तृतीय अनुपात। तो अगर आप इस आधारित पे रखेंगे तो ये जो लास्ट वाला नंबर है इसी को b और c के स्थान पे 2 बार रखना है। तो तृतीय अनुपात का फार्मूला बन जाता है कि लास्ट वाली संख्या जो आखिरी संख्या इसका स्क्वायर, यानी हम इसको अगर b माने और ये a है तो b का स्क्वायर बटे a, b का स्क्वायर बटे a, ये तृतीय अनुपात होता है। b का स्क्वायर बटे a, ये तृतीय अनुपात होता है। जब तृतीय अनुपात b का स्क्वायर बटे a आ गया तो अब आप यहीं पे मान रख के सॉल्व कर लीजिए। b क्या है, 48 है, तो इसका 2 बार गुणा, 48 इंटू 48 अपॉन 36। देखो 2 अंक पे दशमलव और 2 अंक पे दशमलव यहाँ से खत्म हो गया। 12 3 36, 12 चौके 48, 3 से काटा तो 16 3 48 दशमलव, मल्टीप्लाई किया 16 चौके 64, 2 अंक पे दशमलव था तो लगा दीजिए भैया 2 अंक पे दशमलव, 0.64 0.64 आंसर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, दिया गया है cot थीटा बराबर 12/5, तो cos स्क्वायर थीटा का मान पूछा है। तो ये तो सबसे आसान है, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है, ये बहुत आसान है, आप पढ़े होंगे लाल बटे कक्का से। देखिए
अब ये होता क्या है, कॉट थीटा, पाइथागोरस प्रमेय लगेगी यहाँ पे, ए बी सी। तो काट यानी अब आपको एक फार्मूला पढ़े होंगे ना, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का बहुत बार पढ़े, लाल कक्का, या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो देखो लाल क्या होता है, साइन कॉस टेन कॉट सेक और ये कॉसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। अब यहां से आप जान भी लीजिए एक दूसरे के अपोजिट सब है। देखो कॉट थीटा का मान दिया गया है, कॉट थीटा ए आधार हो गया या लंब हो गया, के कर्ण हो गया। ये कर्ण है, ए आधार है और यल क्या है, लंब है। तो देखो बाबू दिया गया कॉट थीटा बराबर 12/5, 12/5। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो आधार हमारा ऊपर कितना है 12 और लंब कितना होगा 5 होगा। तो अब आपको त्रिप्लेट याद आ जाना चाहिए, 5 12 से क्या बनता है 13 निकल के आता है। तो कर्ण इसका कितना आ गया, कर्ण इसका कितना आ गया 13 आ गया, कर्ण कितना आ गया 13 आ गया। अब आपसे कहा कॉसेक स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार आपका है 12 और कर्ण आपका है 13। यहां पे स्क्वायर है तो इसका भी कर दीजिए आप स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169। ये हो गया इसका आंसर। और ये आज की शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन था, फर्स्ट शिफ्ट में आया क्वेश्चन था। तो इसी तरह से आपसे किसी का भी पूछे, मान लीजिए आपसे पूछ लेता तो tan थीटा बराबर, तो लंब बटे आधार, तो लंब 5 है आधार 12 है, लंब 5 है आधार 12 है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। है एक क्वेश्चन अगला बहुभुज से है कि एक सम अष्टभुज के सभी अंतःकोण का योग बताइए। तो आप पढ़े होंगे बहुभुज होता है, पॉलीगन होता है, उसमें अंतःकोण होते हैं और बाह्य कोणों का योग पूछा जाता है। तो कोई भी किसी भी प्रकार की आकृति हो, अगर उसका चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, अष्टभुज, नवभुज, दशभुज या त्रिभुज है तो उसके बाह्य कोण का योग तो 360 डिग्री होता है। बाहर के सभी कोणों का योग कितना होगा 360 डिग्री होगा। लेकिन जब अंतःकोण की बात आती है तो इसके लिए आप फार्मूला भी याद किए होंगे, या फिर जिस प्रकार की आकृति है हम वहां से भी निकाल सकते हैं। लेकिन अब आप एग्जाम ओरिएंटेड रखना है तो आपको यहाँ पे फार्मूला बेस बता के ही चलना है, क्योंकि आपको एक्सप्लेन करने का अब समय नहीं है। तो आप उसको एक्सप्लेन की वीडियो देखना होगा तो मेरी मैथ की बेसिक टॉपिक वाइज क्लास में देख लीजिएगा। और एक्सप्लेन देखो, यहां से अंतःकोण का योग बराबर होता है, अंतःकोण का योग बराबर n-2 इंटू 180 डिग्री। दिख रहा है लास्ट में n-2 इंटू 180 डिग्री। नहीं दिख रहा तो मैं इधर लिख दे रहा हूं थोड़ा सा, n-2 इंटू 180 डिग्री कितना 180 डिग्री। अब आप यहीं पे रख लेंगे, n क्या है भुजाओं की संख्या, दी गई आकृति के भुजाओं की संख्या। भुजाओं की संख्या कितनी है, अष्टभुज कह रहा है ना, तो यानी 8 भुजा। तो 8 - 2 गुणे 180, तो 8 में से 2 गए तो 6 गुणे 180, 18 छक्के 108, 1080। सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा 180 अंश होगा। सभी अंतःकोणों का योग क्या होगा 180 अंश होगा। समझ गए होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, बहुत आराम से पढ़िएगा। ये सारे आज के क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इसी पर आधारित एकदम मेमोरी बेस आपके क्वेश्चन है। और एकदम लग जाइए कि भैया इस बार आर पार कर दीजिए, यही आपकी आखिरी लड़ाई है, आर पार की लड़ाई कर दीजिए ताकि आपकी नौकरी पक्की हो जाए। अगला क्वेश्चन है आपका, जितनी भी देर की वीडियो रहेगी
नो बात, कोई अदरवाइज नहीं, टॉपिक के अलावा बस एक ही चीज बीच बीच में बोलता रहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करवा लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों, वीडियो को शेयर कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, और वीडियो को लाइक भी कर दिया करो भाई। आप लोगों का ज्यादा क्या है, देखिए एक समचतुर्भुज के विकर्ण दिए गए 16 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल पूछा। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण को डायगोनल कहते हैं, विकर्ण का गुणनफल। तो दोनों विकर्ण 1/2 इंटू 16 इंटू 20, 2 से काटो, 2 धामा 20, 16 धामा 160 सेंटीमीटर क्षेत्रफल है, स्क्वायर में आ जाएगा क्योंकि 2 बार इनका गुणा हुआ है मात्रकों का। ठीक है, सिंपल सा प्रश्न था, आ गया होगा, समझ गए। ये लाल बटे कक्का पे लगा है, ये इसका अंतःकोण, किसी भी त्रिभुज, किसी भी बहुभुज का अंतःकोण का योग पूछे n-2 इंटू 180 अंश होता है। ठीक है, यहीं पे आपको और एक चीज लिखा दे रहा हूं, अगर आपसे विकर्णों की संख्या पूछे किसी बहुभुज में, बहुभुज के विकर्ण की संख्या बराबर, तो n-3/2 ये भी लिख लीजिएगा। आपको हो सकता है आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आने की संभावना हो जाए, विकर्णों की संख्या अगर आपसे पूछे तो n-3/2 अगले शिफ्ट में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, मिटाए, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से पढ़िएगा, आराम से। अगला क्वेश्चन है अपना, एक त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज, अब आप भुजाओं को देखकर बता सकते हैं कि हमारा त्रिभुज किस प्रकार का है, समबाहु, समद्विबाहु की विषमबाहु। त्रिभुज हमारा विषमबाहु प्रकार का है क्योंकि भुजाएं इसकी 13, 14, 15, तीनों भुजाओं की माप क्या है, अलग अलग प्रकार की है। तो कैसा त्रिभुज होगा, विषमबाहु। जब समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, उस त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिसकी एको भुजा नहीं बराबर होती हैं, एको भुजा नहीं बराबर होती है तो उसको विषमबाहु कहते हैं। तो विषमबाहु का क्षेत्रफल पूछता है तो आपको एक हीरोज फार्मूला पता होगा। हीरोज फार्मूला होता क्या है, वहीं से इसका क्षेत्रफल निकलता है। हीरोज फार्मूला होता है √S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी। तो ये यस क्या है, अर्ध परिमाप है, अर्ध परिमाप है त्रिभुज का, जिसको कहते हैं सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। ठीक है, यस। तो ये अर्ध परिमाप निकलता कैसे है, परिमाप होता है तीनों भुजाओं को जोड़ लीजिए, त्रिभुज की जितनी भी भुजाएं दी गई उनको जोड़ लीजिए। अगर परिमाप आपसे किसी भी आकृति का पूछे तो उसकी जितनी भुजाएं हैं, जो भी माप दी गई है, उसको सभी को क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए। तो अर्ध परिमाप होता है आपका, अर्ध परिमाप होता है a प्लस बी प्लस सी बटे 2, a प्लस बी प्लस सी बटे 2। ठीक है भैया, तो अब इसका आप अर्ध परिमाप निकालोगे, जोड़ोगे 13, 15, 14, 13, 15 जोड़ोगे, 13 और 15 28, 28, 10, 38, 4, 42। परिमाप इसका कितना आ गया, 42 सेंटीमीटर आ गया। तो परिमाप कितना आ गया, 42/2। तो अर्ध परिमाप आ गया हमारा 21 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर इसका अर्ध परिमाप आ गया। अब यहीं से आप सारे मान रख के चेक कर लो भाई, 21 इंटू S माइनस ए, यानी S की वैल्यू तो आ गई हमारी 21, 21 में से 13 गए कितना बचा, 8, 13 21 होता है, इंटू 21 में से 14 गए तो 7, इंटू 21 में से 15 गए तो 6, रूट के अंदर है। अब आप इसका सभी का गुणा करो तो वर्गमूल निकालोगे, लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो अब आप क्या करो, इन्हीं नंबरों को फैक्टराइजेशन में तोड़ दो। जैसे इसको तोड़ोगे तो 3 × 7, 3 7 21, इसको आप तोड़ेंगे तो 2 × 2 × 2 हो गया। 7 अकेला है, 7 ही रहने दीजिए। 6 को तोड़ेंगे तो 2 × 3 हो गया,
जब वर्गमूल निकाला जाता है तो दो दो संख्याओं का जोड़ा बनता है कि नहीं बनता भैया। तो देखो 3 को 3 से मिलाओ, एक जोड़ा बना, उतारा 3 को। 7 का एक जोड़ा बना, उतारा, और 2 का एक जोड़ा बना, और एक जोड़ा ये बना। कितने जोड़े बने? 2 के 2 जोड़े बने। अब इसी को मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 7 21, 21 दूना 42, 42 दूना 84, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ गया त्रिभुज का। ठीक है भैया, बस ये था आपका त्रिभुज के क्षेत्रफल पे। ठीक है, हीरोज फार्मूला याद रखिएगा। और अब आपको समबाहु त्रिभुज का बता देते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4a²। परिमाप होगा 3a, परिमाप होगा 3a, और ऊंचाई पूछेगा तो √3/2 × a। ये समबाहु त्रिभुज के लिए आपसे पूछता है। सबसे मेन पूछता है या तो समबाहु पे या तो विषमबाहु पे। समद्विबाहु का बहुत रेयर केस में पूछता है, तो सबसे ज्यादा समबाहु या विषमबाहु त्रिभुज पे आपसे क्षेत्रफल निकालने को पूछता है। ठीक है साथियों, आगे क्वेश्चन है अपना अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि मूलधन है 14,000 रुपए, और ये आज का आया हुआ क्वेश्चन है। 14,000 रुपए दिया गया है, रेशियो था 10%, समय 2 वर्ष, तो चक्रवृद्धि ब्याज पूछना था। तो अगर आप इसको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना चाहते हो तो एक फार्मूला तो ये है कि a = P1 + R/100 पावर t से आप मिश्रधन निकालोगे, फिर मूलधन, मिश्रधन में से मूलधन घटा दोगे तो ब्याज निकल के आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं करना है। अब आप स्मार्ट तरीके से कैलकुलेशन करेंगे। स्मार्ट तरीका क्या है? अब आपको पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज पर ब्याज लेने लगता है। एक साल अगर पहले साल 10 रुपए ब्याज लिया तो दूसरे साल उस 10 रुपए पर भी ब्याज लेने लगेगा अगर आप नहीं चुका पाते हो तो। ठीक है, तो इसके लिए आप एक तरीका पता है, सक्सेसिव जानते हैं ना, सक्सेसिव। इससे x + y xy/100, यहां से हम 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज सीधे निकालेंगे। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जब निकालोगे तो ब्याज हमारा रेट 10% थी, तो 10 10 20, और कितना आ जाएगा? 21% ब्याज आ जाएगा मेरा। 21% चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। अब मूलधन हमेशा 100% होता है। 100% की वैल्यू थी 14,000 रुपए। 21% का आपसे पूछा है, तो 14,000/100 और गुणे 21। सॉल्व कर लीजिए, 2 0 2 0 कटा 0, 14 1 कम 14 4, और 14 दूना 28 से 29, 2940 रुपए क्या आएगा मेरे? 2 साल बाद चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। क्लियर है, समझ गए होंगे। 2 साल के लिए आप फटाक से इसको कर लीजिएगा। 10 + 10 + 10 × 10/100 तुरंत आ जाएगा। 3 साल के लिए करना होता तब भी आप इसको लगा सकते हो, इसी पे सक्सेसिव लगेगा। ठीक है, अब आ जाइए अगला क्वेश्चन है। दिया गया है कि 5 8 0 12 तथा 15 का औसत बताइए। कितनी संख्या लिखी गई है? अब आप गलती करोगे, कोई कहेगा कि 4 ही संख्या लिखी गई हैं, 0 नहीं। लेकिन भैया 0 बीच में, यहाँ पे टोटल 5 अंक लिखे गए हैं। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, 5 संख्या, सॉरी 5 संख्या लिखी गई। ठीक है, तो सभी का योग बटे कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो पद यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां पद लिखे गए। तो औसत बराबर होता है, एवरेज बराबर होता है टोटल सम, कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। कितनी बार संख्या लिखी? जब आप इसको ऐड करेंगे, देखिए ऐड कर लेते हैं, 12 15 27 27 27 13 40, 40 कितनी संख्या लिखेगी? 1 2 3 4 5, 5 से भाग कर देंगे तो एवरेज कितना आ जाएगा? 5 8 40, 8 आ गए। ये है आपका आंसर। ठीक है, समझ गए होंगे। औसत कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या होती है। तो जितनी संख्याएं लिखी गई हैं सबको जोड़कर कितनी बार लिखी गई उनसे भाग कर देते हैं तो औसत आ जाता है। इसी में आपसे कभी कभार पूछ लेता है कि कुछ संख्याओं का औसत दिया गया है, फिर कह देता है कि प्रत्येक में हम एक एक जोड़ दें तो औसत में बताइए कितने की वृद्धि हो जाएगी। ये क्वेश्चन लेखपाल में भी पूछा गया था कि कुछ संख्याएं दी गई थी, उनका दिया गया था औसत 30 है, और कहा कि प्रत्येक संख्या में 3 3 जोड़ दें तो नया औसत क्या होगा। तो जितना जोड़ रहे हैं सभी संख्या में
औसत में भी उतने की ही वृद्धि होगी। अगर आप औसत में सभी संख्या में 3 जोड़ रहे हो तो औसत में भी 3 की वृद्धि होगी। सभी संख्या से 3 घटा रहे हो तो औसत में भी 3 की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो जितना सभी संख्या में जोड़ेंगे या घटाएंगे औसत में भी उतने की वृद्धि या कमी हो जाएगी। तो लेखपाल में पूछा गया था नया औसत बताइए, जब प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए। तो 3 जोड़ दिया, औसत पहले 30 था तो 3 और दे दिया गया तो 33 हो गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वर्क एंड टाइम से है। कहा है कि 18,000 रुपए मजदूरी मिली थी मीना और टीना को किसी काम के लिए मिलाकर। तो मीना उस काम को अकेले करती तो 15 दिन और टीना उसी काम को करती तो 12 दिन। तो इनका हम निकाल लेते हैं काम कितना है। दिन से जब काम निकालेंगे तो 36 आ जाएगा, और यहां पे अगर ऐसे करें तो इनकी 36 नहीं 60 आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 15 और 12 का लासा जब लेंगे, 15 और 12 का लासा लेंगे 60 आएगा। ठीक है, 60 आएगा। 60 अगर मीना को 60 रोटी खाना है, ऐसा समझिए काम के स्थान पे रोटी ले लीजिए। प्रतियोगिता रखी गई 18,000 रुपए की कि 18,000 रुपए दोनों मिलके कमा रहे प्रतियोगिता में। मीना अकेले कुछ रोटी थी उसको खाते तो 15 दिन लगता, और टीना को वही गोलगप्पा ले लो, लड़कियों को जल्दी समझ में आता गोलगप्पा से। कुछ दिया गया, 15 दिन में खाती मीना गोलगप्पा और टीना खाती 12 दिन में। तो हम क्या करते हैं, दोनों की क्षमता, ये जो दिन दिए गए हैं खाने के, इन्हीं का एलसीएम ले लेंगे तो हमें काम निकल के आ जाता है। तो 12 और 15 का एलसीएम लिया तो 60 आया। तो यानी अब 60 गोलगप्पे थे, 60 गोलगप्पा मीना को दिया गया और 60 गोलगप्पा टीना को दिया गया। अब यहाँ पे हम अलग अलग करके बता रहे हैं, लेकिन दोनों के लिए काम वही है, एक ही है। ठीक है, तो अगर 60 गोलगप्पा मीना 15 दिन में खा रही है तो एक दिन में क्या गोलगप्पा खाएंगी? 4 ठो, इससे ज्यादा नहीं खा सकती। तो यही जितना एक दिन में काम कर रही वही उनकी क्या होती है? क्षमता होती, इफिशियंसी होती है। तो मीना की क्षमता कितनी आ गई? 4 आ गई। अच्छा, टीना 60 ही गोलगप्पा 12 दिन में खत्म कर दे रही है। 60 ही गोलगप्पा 12 दिन में, तो ये एक दिन में कितना खा रहे हैं? 5 गोलगप्पा खा रहे हैं। तो इनकी क्षमता कितनी है? 5 है। तो मजदूरी जो मिलती है, मजदूरी जो आपको दी जाती है, वो क्षमता के समानुपाती होती है, क्षमता के समानुपाती होती है। ठीक है, क्षमता जैसे आपकी मजदूरी होगी, जैसे आपकी क्षमता होगी काम करने की, उसी हिसाब से आपको मजदूरी भी दी जाएगी। तो मजदूरी टोटल कितनी थी? 18,000 रुपए थी। दोनों की क्षमता कितनी है? एक की 4 है, एक की 5 है। तो मजदूरी भी इसी अनुपात में मिलेगा, एक को 4 मिलेगा तो एक को 5 मिलेगा। तो इन दोनों का योग 18,000 के बराबर होगा। तो 5 4 9 रेशियो 18,000 के बराबर। तो 5 9 1 9 9 दूनी 18, एक रेशियो बराबर 2 की। तो मीना का पूछा था, मीना की क्षमता कितनी है? 4, तो 4 से गुणा कर देंगे तो 4 दूनी 8,000 रुपए मीना को मिला, तो 10,000 रुपए टीना को मिला। ठीक है भैया, समझ गए होंगे। आखिरी क्वेश्चन है आपका, इस पर है, इस पर भी आधारित एक क्वेश्चन शायद आए थे, ऐसे ही था। तो ये दिया गया है कि एक वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या दी गई है 1.75 मीटर है, वह 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर तय करेगा। तो जो पहिया होता है, एक चक्कर पूरा घूमने में वृत्त की परिधि के बराबर होता है, क्योंकि पहिया वृत्ताकार है। तो पहिए का एक चक्कर वृत्त की परिधि के बराबर होता है। एक चक्कर बराबर वृत्त की परिधि। अब वृत्त की परिधि होती है, इधर का मिटा दे, समझिए, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r। ठीक है, 2 पाई r। तो अब यहीं से हम निकाल लेते हैं कि पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी चला है। क्यों? क्योंकि आपको वृत्त की त्रिज्या दी गई है। 2 गुणे पाई का मान 22/7 रखेंगे और 1.75 रखेंगे। यहाँ दशमलव है, हटा दीजिए 2 अंक पे, यहाँ 0 नीचे बढ़ा दीजिए, काट दो भैया। 25 7 175 और 25 चौके 100, 25 चौके 100। ये 7 से 7 कटा, 2 से काट दो 2 और 2 11।
तो एक चक्कर में पहिया कितना मीटर चला? 11 मीटर चला। पहिया एक चक्कर में कितना मीटर चल रहा है? 11 मीटर चल रहा है। और चलना किसे है? 11 किलोमीटर में कितने चक्कर लगाएगा? तो भैया देखो ये किलोमीटर, ये तो एक चक्कर में 11 मीटर चल दिए, या हम कह सकते हैं 11 मीटर चले तो एक चक्कर लगा, एक चक्कर लगा तो 11 किलोमीटर। इसको जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 11,000, 1,000 से गुणा कर देंगे, यानी कितना आ जाएगा? 11,000 मीटर चलना है। तो एक चक्कर में 11 मीटर, तो 11,000 मीटर चलने के लिए 11 से भाग कर दो, कितना चक्कर लगेगा? 1,000 चक्कर लग जाएगा। समझ गए भैया? पहिया एक चक्कर चला तो है 11 मीटर की दूरी तय कर सका, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 11 मीटर बराबर एक चक्कर, 11 मीटर बराबर एक चक्कर, तो 11,000 मीटर बराबर कितने चक्कर होंगे? इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, 11 मीटर में एक चक्कर चला तो 11,000 मीटर में कितने चक्कर चलेगा? 1/11 गुणे 11,000, 11 से 11 कट गया, कितना आ गया? 1,000 चक्कर आ गया। करेक्ट? बस इतने क्वेश्चन थे आज के। और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको अगली क्लास में मिलेंगे। चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा, शेयर भी करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। जो कोई भी क्वेरी होगी आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं उसके आंसर जरूर रिप्लाई करूंगा। ठीक है, फिर मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।